एक गांव में सोहनलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक राशन की दुकान थी, जिससे होने वाली आय से वह किसी तरह अपना और अपने एकमात्र बेटे हीरालाल का पेट भरता था। हीरालाल गांव के ही एक स्कूल में पढ़ता था। पढ़ने लिखने में वह बहुत ही होशियार था। उसके अच्छे स्वभाव के कारण शिक्षक और सहपाठी सभी उससे खुश रहते थे। पिताजी, आज मास्टर जी ने कहा कि मैं क्लास का सबसे होशियार लड़का हूँ। अरे वाह बेटा, यही होशियारी एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। बस मेहनत से पीछे मत हटना। यूं ही दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दिन दुर्भाग्य से सोहनलाल की मृत्यु हो गई। पिताजी, आज आप भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। धैर्य रखो बेटा, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। अब तुम्हें ही अपने पिता का अधूरा काम पूरा करना है। अब हीरालाल का पढ़ना लिखना बंद हो गया और वह अपने पिता की दुकान पर बैठने लगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। यदि यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में मेरे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ दिनों में जब हीरालाल को वास्तव में यह लगा कि उस दुकान से गुजर बसर करना मुश्किल है, तो उसने वह दुकान एक सेठ को बेच दी। लो भाई हीरालाल, ये पूरे 500 रुपए हैं, गिनकर देख लो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है सेठ जी। अब इन रुपयों से मैं परदेश में जाकर कोई छोटा मोटा धंधा आरंभ करूंगा। अगले ही दिन एक जहाज में सवार होकर वह परदेश रवाना हो गया और कई दिनों की यात्रा के बाद उसका जहाज एक देश की बंदरगाह से जाकर लगा। सबसे पहले मुझे यहाँ के बाजारों का निरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद ही कोई धंधा आरंभ करना ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने वहां के कई बाजारों का निरीक्षण किया। ओह, यहाँ तो बहुत ज्यादा महंगाई है और मेरे पास जितने रुपए हैं उनमें तो यहाँ कोई भी धंधा आरंभ नहीं किया जा सकता। क्या करूं? काफी सोचने विचारने के पश्चात उसने वहीं एक बाजार में एक दुकान किराए पर ली और उसके ऊपर एक बड़ा सा अजीबोगरीब बोर्ड टांग दिया। अब ठीक है, आज से मैं अक्ल का ही सौदा करूंगा। बाजार में फेरी वाले भी बहुत आते जाते रहते थे। फेरी वालों द्वारा जोर जोर से आवाज लगाकर अपना सामान बेचने का तरीका हीरालाल को बहुत पसंद आया। अतः दूसरे दिन से ही हीरालाल ने उसी तरीके को अपनाकर अक्ल बेचना शुरू कर दिया। अकल ले लो, अकल, छोटे से लेके बड़े तक सभी को मिलेगी अकल। आइए हमारी दुकान पर आइए। उसको अक्ल बेचता देख कुछ लोग उसकी दुकान के आगे खड़े होकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। भाई, भला अक्ल भी कहीं बिकती है? कितना मूर्ख है ये लड़का, आखिर अक्ल खरीदेगा कौन? अरे भाई, मान भी लो कि किसी को अक्ल की जरूरत पड़ भी जाती है, तो वह भला इस छोकरे से अक्ल क्यों खरीदेगा? अक्ल की तो अभी इसे खुद ही ज्यादा जरूरत है। बेशक इस समय तुम मुझ पर हंस लो, लेकिन एक दिन मैं तुमसे अपनी अक्ल का लोहा मनवा कर ही रहूंगा। वास्तव में हीरालाल अपने इरादे का बहुत पक्का था। उस पर लोगों के खिल्ली उड़ाने का रत्ती भर भी प्रभाव ना पड़ा और वह उसी प्रकार आवाजें लगाता रहा, यहाँ तक कि उसकी दुकान की चर्चा अब नगर भर में होने लगी थी। अरे भाई, तुम्हें पता भी है कि आजकल हमारे शहर में एक अक्ल का सौदागर आया हुआ है? हाँ भाई, मैंने भी सुना है। ऐसा व्यापारी मैं अपने जीवन में पहली बार देख और सुन रहा हूँ। यदि मुझे कभी भी अक्ल की जरूरत पड़ी तो मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। इन कुछ दिनों में बस एक आध व्यक्ति ही उसकी हंसी उड़ाने के उद्देश्य से उसकी दुकान पर आया और आने दो आने की अक्ल भी ले गया, परंतु हीरालाल हताश नहीं हुआ। पूरे सप्ताह भर में केवल 5 रुपए की दुकानदारी ही हुई है, पर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मेरा काम जरूर चल निकलेगा। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बुद्धिराम। उसके पास धन तो बहुत था, पर वह था बड़ा कंजूस। उसका एक बेटा था गजोधर, जो बहुत बड़ा मूर्ख था। एक दिन सुबह के समय, अरे मूर्ख, यह तू क्या कर रहा है? पिताजी, अक्ल की खेती कर रहा हूँ ताकि आप और मैं इस दुनिया के सबसे अधिक अक्लमंद कहलाए जाने लगे। हे प्रभु, ना जाने कब इसकी अक्ल की खेती पकेगी। इसे सद्बुद्धि दो प्रभु, सद्बुद्धि दो इसे। एक दिन जब गजोधर किसी काम से बाजार गया तो हीरालाल की दुकान के सामने से होकर गुजरा। अक्ल की दुकान? मैं तो अभी अक्ल की खेती ही कर रहा हूँ और इसने बेचना भी शुरू कर दिया। क्यों ना इससे भाव पूछ लूं? यदि सस्ती मिली तो अपने और बापू के लिए ढेर सारी खरीद लूंगा। क्यों भाई अक्ल वाले, अक्ल कितने रुपए किलो बेच रहे हो? श्रीमान, मैं अक्ल तोल कर नहीं बेचता। हाँ, जितने की कहो उतने की जरूर दे दूंगा।
उफ, कितने की खरीदूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि महंगी खरीदने पर बापू की डांट खानी पड़े। हाँ, आया दिमाग में, क्यों ना पहले 5 ही रुपए की खरीद ली जाए। यदि बापू ने सस्ती कही तो और ले जाऊंगा। कौन सा अकल की कमी हुई जा रही है। गजोधर ने अपनी जेब से 5 रुपये निकालकर तुरंत हीरालाल को दे दिए। लो भाई, फिलहाल मुझे 5 रुपए की ही अकल दे दो, जरूरत पड़ी तो और ले जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। हीरालाल ने पैसे अपनी जेब में डाले और गजोधर की ओर एक कागज बढ़ा दिया। गजोधर ने वह कागज लिया और अपने घर की राह पकड़ ली। कुछ ही देर में वह घर पहुंच गया। आहा, जब मैं पिताजी को बतलाऊंगा कि मैंने मात्र 5 रुपए में अकल खरीद कर कितनी अकलमंदी का काम किया है, तो वे कितने प्रसन्न होंगे। पिताजी, यह देखो मैं 5 रुपए में कितनी सारी अकल मोल लेकर आया हूँ। ऐसा करो, इनमें से आधी तुम चबा डालो और आधी मैं निगल लेता हूँ। है? क्या कहा? 5 रुपए की अकल? जरा इधर तो दिखा। जब 2 आदमी आपस में लड़ रहे हो तो उसे खड़े होकर देखना बुद्धिमानी नहीं है। अरे मूर्ख निकम्मे, तूने 5 रुपए यूं ही कुएं में फेंक दिए। भला कौन नहीं जानता कि 2 लोगों की लड़ाई को खड़े होकर देखना ठीक नहीं है। अपने मूर्ख बेटे को मारने, पीटने व डांटने फटकारने के बाद ब्राह्मण दौड़ता हुआ हीरालाल की दुकान पर पहुंचा। अरे ओ बेईमान, तूने मेरे लड़के को मूर्ख जानकर ठग लिया है। तुरंत मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं सिपाहियों को खबर करता हूँ। आप व्यर्थ ही नाराज हो रहे हैं श्रीमान जी। आपका लड़का अपनी इच्छा से अक्ल खरीद कर ले गया था। फिर भी यदि आप चाहें तो मेरी चीज मुझे वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। ले अपनी चीज और मेरे पैसे वापस कर। ऐसे नहीं श्रीमान जी, आपको लिख कर देना होगा कि आज से आपका लड़का मेरी दी हुई शिक्षा को नहीं मानेगा, और जहाँ 2 आदमी आपस में लड़ रहे होंगे वहाँ वो खड़ा रहकर उनकी लड़ाई देखता रहेगा। नहीं, मैं ऐसा लिख कर नहीं दे सकता। इस सब कहासुनी के बीच अब तक वहां काफी लोग एकत्रित हो चुके थे और सबने हीरालाल का पक्ष लिया। पंडित जी, ये लड़का ठीक ही तो कह रहा है, इसकी बात मानिए और अपने पैसे वापस ले जाइए। ठीक है, यदि तुम सब यही कहते हो तो मैं लिख देता हूँ। ला रे लड़के, एक कागज और एक कलम लेके आ। ब्राह्मण ने हीरालाल का कहा, उस कागज पर लिखा और पैसे लेकर अपने घर चला गया। अच्छा हुआ उस बेईमान लड़के ने पैसे वापस कर दिए, वरना महाराज से उसकी शिकायत करके उसे ऐसी सजा दिलवाता कि वो याद रखता। उस देश में राजा विशंभर का शासन था। राजा विशंभर की 2 रानियां थीं, जो एक दूसरे से मन ही मन बहुत जलती थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां साग सब्जी खरीदने बाजार में गई। आहा, ये आम कितना खुशबूदार और मीठा लग रहा है। रानी जी इन्हें खाकर बहुत खुश होंगी। मुझे पहले इन्हें ही खरीदना चाहिए, कहीं खत्म न हो जाएं। ए भाजी वाले, ये आम कितने के दिए? केवल 20 रुपए के हैं बहन जी। लाओ, ये सब मुझे दे दो। परंतु इससे पहले कि दुकानदार पैसे लेकर वो आम उस दासी को दे पाता, तभी दूसरी दासी की दृष्टि भी उन आमों पर पड़ गई। ठहरो भाजी वाले, यह लो 30 रुपए और ये आम मुझे दे दो। इससे पहले कि दुकानदार कुछ बोल पाता, पहली दासी ने 20 रुपए उसके हाथों में थमा दिया। नहीं भाजी वाले, पहले मैंने इन आमों का सौदा तुझसे किया है। ले पकड़ 20 रुपए और ये आम मुझे दे। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं इस करमजली से पहले तुझे इन आमों के पैसे दे चुकी हूँ। ये आम मैं ही लेकर जाऊंगी। अरे बाप रे, ये दोनों तो झगड़ने लगी। कहीं बात मारपीट तक ना पहुँच जाए। मुझे तुरंत यहाँ से खिसक लेना चाहिए, इसी में मेरी भलाई है। आजा चुगलखोर चुड़ैल, आज मैं तेरे सारे बाल उखाड़ कर ही छोड़ूंगी। और मैं भी आज तुझे भूतनी बनाकर ही रहूंगी। बहुत आग लगाती है तू। अरे ये दोनों औरतें आपस में लड़ क्यों नहीं हैं? जाकर देखता हूँ। एक तो गजोधर था ही मूर्ख और दूसरा उसे अपने पिता द्वारा हीरालाल को दिए गए वचन का भी पता था। फिर भी वह उनके पास खड़ा होकर उनका झगड़ा देखने लगा। लड़ते हुए अचानक उन दोनों की नजर गजोधर पर पड़ी। सुनिए पंडित जी, आप मेरे गवाह हैं। बीच बाजार में इसने जो मेरी दुर्गति की है, उसकी गवाही तो आपको ही देनी होगी। पंडित जी, आप मेरे भी गवाह हैं। आपने सब कुछ देखा है कि किस तरह इसने मुझे लतरियाया है। ईश्वर के नाम पर रानी जी के सामने आपको सब बातें सच सच कहनी होंगी। अगर आपने गवाही नहीं दी तो हम दोनों आपकी शिकायत महाराज से करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा गवाही देने। मूर्ख गजोधर डर के मारे वहां से चला गया।
जब दोनों दासियां और गजोधर दुकान से चले गए तब दुकानदार अपनी दुकान पर आया। हे भगवान, आज तो बच गया। यदि दो लोगों का झगड़ा ना देखने की अक्ल मैंने अक्ल के व्यापारी हीरालाल से ना खरीदी होती तो आज जरूर मैं गजोधर के स्थान पर फंस गया होता। परंतु अब यह गजोधर जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। महल में आकर जब उन दासियों ने अपनी अपनी रानी से शिकायत की तब दोनों रानियों ने गजोधर के पास अपना अपना पत्रवाहक भेजा। ये लो गजोधर, मेरी महारानी ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। मेरी महारानी ने भी तुम्हारे लिए पत्र भेजा है, ये लो। जब गजोधर ने वो दोनों पत्र खोलकर देखे तो उनमें लिखा था, यदि तुम मेरी दासी के पक्ष में गवाही नहीं दोगे तो तुम्हें तुम्हारी अंतिम सांस तक कोड़े मारे जाएंगे। बड़ी रानी, तुम्हें मेरी दासी के पक्ष में ही गवाही देनी होगी, वरना तुम्हें भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया जाएगा। छोटी रानी। ये सब पढ़कर गजोधर का कलेजा तो जैसे मुंह को आ गया। वह भयंकर संकट में पड़ गया। पिता पुत्र ने आपस में बातचीत की और उन्होंने हीरालाल से ही सलाह लेना ठीक समझा। तब वे दोनों हीरालाल के पास गए और उसे सारा हाल कह सुनाया। पूरी बात सुनकर हीरालाल बोला, ठीक है, मैं सलाह तो दूंगा पर पूरे 50 रुपए लूंगा। ठीक है भाई, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। यह लो 50 रुपए। बहुत अच्छे, तो सुनो भाई, तुम राजा के सामने पागल बन जाना और जब तुमसे कुछ पूछा जाए तो तुम जो कुछ मुंह में आए अनाप शनाप बक देना। बहुत अच्छा भाई, ऐसा ही करेंगे। उसके बाद पिता पुत्र खुशी खुशी घर लौट गए। दूसरे दिन गजोधर को दरबार में बुलाया गया। ऐ भले मानस, क्या तुम बता सकते हो कि उन दोनों दासियों में उस दिन किस बात पर झगड़ा हुआ था और उन दोनों में से दोषी कौन है? आप उन दोनों में अभी दोबारा से झगड़ा करा दीजिए, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि उनमें से दोषी कौन है। महाराज, भला यह भी कोई पूछने की बात है? जब उनमें झगड़ा हुआ है तो दोषी भी उनमें से कोई न कोई तो होगा ही। वो रसीला आम भी दोषी हो सकता है। वो दशहरी आम, हाँ दशहरी, नहीं लंगड़ा आम, हाँ लंगड़ा आम भी हो सकता है। ओह, यह तो कोई पागल मालूम पड़ता है। भला यह क्या गवाही देगा? इसकी गवाही का कोई महत्व नहीं है। इसे फौरन दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। राजा के आदेश पर गजोधर को छोड़ दिया गया और वह तुरंत खुशी खुशी अपने घर आ गया। देखा बापू, झगड़ा देखने के बाद भी मैं कितनी आसानी से बच गया। बात तो ठीक है बेटे, लेकिन मुझे अब एक दूसरी चिंता सता रही है। यदि किसी दिन राजा को यह पता चल गया कि तुम वास्तव में पागल नहीं हो बल्कि तुमने जानबूझकर पागल बनने का ढोंग किया था, तो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा? अरे हाँ बापू, यह अक्ल की बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। क्यों ना हम इस संबंध में उस अक्ल के सौदागर से ही सलाह ले लें। चलो उसी के पास चलते हैं। हाँ ठीक कहा, चलो उसी के पास चलते हैं। वे दोनों तुरंत हीरालाल के पास पहुंच गए और अपने मन का संदेह उसे कह सुनाया। ठीक है, मैं इस मुसीबत से भी तुम्हें छुटकारा दिलाने का उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पूरे 100 रुपए लगेंगे। क्या कहा, 100 रुपए? अरे ये तो बहुत ज्यादा है भाई, कुछ तो कम करो। परंतु हीरालाल उनके काफी मिन्नतें करने के बाद भी 1 पैसा कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मरता क्या ना करता, लाचार होकर ब्राह्मण ने 100 रुपये की थैली उसके आगे कर दी। लो भाई, यह संभालो 100 रुपए की थैली और झटपट इस मुसीबत से छुटकारा पाने की अक्ल दे दो। हाँ हाँ जरूर। सुनो, किसी दिन राजा के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच कह देना कि तुम पागल नहीं हो और तुमने क्यों ये सब किया। तुम सारी मुसीबत से छुटकारा पा जाओगे। ठीक है भाई, जैसा तुमने कहा है ये वैसा ही करेगा। चल बेटा, तेरी मूर्खता का खूब दंड भुगतना पड़ रहा है मुझे। उसके बाद दोनों पिता पुत्र वापस घर लौट गए। एक दिन मौका देखकर गजोधर राजा के पास पहुंच गया और उसे सारी बात सच सच कह सुनाई। ए ब्राह्मण पुत्र, हम तुम्हारी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। निसंदेह यदि तुम उस दिन पागलपन का ढोंग न रचते तो दोनों रानियों में से किसी एक रानी के प्रकोप का भोजन जरूर बन जाते। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। राजा को प्रसन्न जानकर गजोधर ने हीरालाल के बारे में भी राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। अरे वाह, यदि तुम्हारा कहा सच है तो निसंदेह वह लड़का बहुत ही बुद्धिमान है। हम भी उससे अक्ल खरीदेंगे। जाओ, अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले ही दिन राजा ने हीरालाल को अपने दरबार में बुलवा लिया। सुनो ऐ अक्ल के सौदागर, हमने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। क्या तुम मेरे साथ भी अक्ल का सौदा करना चाहोगे? मुझे कोई ऐतराज नहीं है अन्नदाता, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी, लेकिन इस सौदे का मूल्य मैं 1 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, हमें मंजूर है। राजा ने तुरंत खजांची से कहकर हीरालाल को 1 लाख रुपए दिलवा दिए। रुपयों से भरी थैली लेने के बाद हीरालाल ने एक कागज पर कुछ लिखा और वह कागज राजा की ओर बढ़ा दिया। बिना सोचे समझे और अच्छी तरह विचार किए बगैर कोई काम नहीं करना। वाह, बहुत खूब। हम तुम्हारी दी हुई इस अक्ल से अत्यंत प्रसन्न हुए हीरालाल। जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे और भी अक्ल खरीदेंगे। अब तुम जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राजा ने हीरालाल की उस शिक्षा को ले जाकर अपने पलंग की दीवार पर चिपका दिया। वाह, क्या अक्ल की बात कही है उसने। कुछ दिनों बाद राजा विशंभर अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। राजा की ऐसी स्थिति देख उसका महामंत्री, जो कि काफी समय से राजा को मारने की फिराक में था, षड्यंत्र रचने लगा। उसे यह समय अनुकूल लगा। ये बिल्कुल उचित समय है। यदि राज्य वैद्य को अपनी ओर मिलाकर राजा की दवा में विष मिलाकर उसे पिला दिया जाए तो मेरे मार्ग का कांटा आसानी से साफ हो जाएगा और किसी को राजा की मृत्यु पर कोई संदेह भी नहीं होगा। शीघ्र ही महामंत्री ने लालच देकर राजवैद्य को अपने साथ मिला लिया और एक दिन मौका पाकर उसने राजा की दवा में विष मिलाकर राजवैद्य को राजा के पास भेज दिया। लीजिए महाराज, इस दवा को पी लीजिए। ये खास जड़ी बूटियों से बनाई है। मुझे विश्वास है कि इस दवा से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं वैद्यराज जी। पता नहीं हमारे पीछे राज्य कार्य कैसा चल रहा होगा। हमारी प्रजा कैसी होगी। राजा ने जैसे ही वो दवा पीनी चाही, तभी उसकी दृष्टि पलंग पर लगे उस शिक्षा पत्र पर पड़ गई जो हीरालाल ने उसे 1 लाख रुपयों में दिया था। ना जाने क्यों उस शिक्षा का ध्यान आते ही राजा उस दवा को बड़े ध्यान पूर्वक देखने लगा। राजा को दवा की तरफ इस तरह देखते हुए राजवैद्य घबरा गया। वह डर के मारे बोल पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। महामंत्री जी के दबाव में आकर ही मुझसे यह भूल हुई है। उन्हीं के कहने पर मैंने आपकी दवा में ये जहर मिलाया था। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या कहा? ओह, हीरालाल की दी हुई अक्ल ने आज हमारे प्राण बचा लिए। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। सैनिकों, जाओ इस राजवैद्य को इसी समय कारावास में डाल दो और महामंत्री को तुरंत हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। अगले ही पल महामंत्री को राजा के सामने पेश कर दिया गया। आज्ञा करें महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? देखिए महामंत्री, हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन आपके चेहरे से लगता है कि आप बहुत अस्वस्थ हैं। ये लीजिए, राज्य वैद्य द्वारा तैयार की गई ये खास दवा आप पी लीजिए। इससे आप शीघ्र ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महामंत्री को ये बात समझते देर नहीं लगी कि उसका भांडा फूट चुका है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। नहीं महामंत्री, तुम जैसे गद्दार और आस्तीन के सांप को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। सैनिकों, ले जाओ इसे और बीच चौराहे पर इसकी गर्दन उड़ा डालो, ताकि इस राज्य में दोबारा कभी कोई विश्वासघात करने का दुस्साहस ना कर सके। दया महाराज, महाराज दया कीजिए महाराज। सैनिक महामंत्री को पकड़कर ले गए। अगले ही दिन राजा ने हीरालाल को अपने दरबार में बुलवाया। हम तुम्हारी दी हुई अक्ल से आज मरते मरते बचे हैं हीरालाल, अतः हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। इतना कहकर राजा ने हीरालाल को सारी कहानी कह सुनाई। हमारे पास महामंत्री का पद रिक्त है और हम चाहते हैं कि आज से वह पद तुम संभालो। क्या कहते हो? मैं इतने बड़े पद के योग्य तो नहीं हूँ महाराज, लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सम्मान और विश्वास को कभी कोई ठेस नहीं लगने दूंगा। इस प्रकार हीरालाल एक उच्च राज्य अधिकारी बनकर आराम से दिन काटने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।